तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले मार्शल की परिभाषा। और इसके पहले मैंने काफ़ी सारा वीडियो डाल कर रखा और काफ़ी क्लासेस हो चुके हैं। तो अगर आप अभी तक वो सब क्लासेस नहीं देखे हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो लिंक दे रखा है मैंने, और आप जाकर वो सब क्लासेस देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि मैं जितना भी क्लासेस करूँ आप लोग के लिए, वो सब आप लोग पूरा का पूरा क्लासेस देख सको और मिस ना कर सको। तो चलो वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मार्शल की परिभाषा में आज इस वीडियो में मैं मार्शल की परिभाषा बताऊंगा, मार्शल की परिभाषा का मुख्य तथ्य क्या था वो सब मैं बताऊंगा, और इसका क्या आलोचनाएं थे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। मार्शल ने अपनी परिभाषा में बोला है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान सिर्फ धन का ही अध्ययन नहीं किया जाता। धन से ज़्यादा वैल्यू किसको देना चाहिए? मनुष्य को, क्योंकि जब तक मनुष्य तब तक धन है तो मनुष्य ऐसा नहीं है। मार्शल ने अर्थशास्त्र में मनुष्य तथा उनके कल्याण को प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि संपत्ति मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य संपत्ति के लिए। अर्थशास्त्र में संपत्ति अथवा धन का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र के अध्ययन में संपत्ति की अपेक्षा मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा मार्शल ने बोला है। ठीक है, मार्शल ने क्या बोला है? मार्शल ने बोला है कि अर्थशास्त्र में धन से ज़्यादा मनुष्य को अध्ययन करना चाहिए, धन को ज़्यादा अध्ययन नहीं करना चाहिए मनुष्य से ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा मार्शल का कहना था। अब मार्शल की परिभाषा का जो प्रमुख तथ्य था, जो बहुत सारे अच्छे विचार है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, मार्शल पहला में क्या बोलते हैं? ठीक है, फर्स्ट में देखो, अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य का अध्ययन प्रदान है। यानी कि अर्थशास्त्र में जो है वो धन से ज़्यादा मनुष्य को वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, और ज़्यादा उसका अध्ययन भी किया जाना चाहिए मनुष्य को। मार्शल ने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने स्वयं कहा है, इस प्रकार का एक और या धन का अध्ययन है, और दूसरी ओर जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य का अध्ययन का एक अंश है। यानी कि मनुष्य को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए धन से अर्थशास्त्र में, ऐसा बोले। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र मनुष्य का सामान्य दैनिक जीवन की क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में जो मनुष्य का वो सामान्य दैनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब सामान्य दैनिक जीवन क्या होता है उसको मैं जानता हूँ, आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, अर्थशास्त्र में मनुष्य का सामान्य दैनिक जीवन संबंधी क्रियाओं का तात्पर्य है, इसका मतलब है मनुष्य की उन क्रियाओं से जिन्हें वह समाज में रहकर अपनी आवश्यकता को पूरी करता है। यानी कि समाज में जो रहकर आदमी अपना आवश्यकता को पूर्ति करता है, वो दैनिक जीवन हो गया। ठीक है, अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं क्या होता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। उन्होंने मनुष्य की क्रियाओं का दो भागों में बांटा है। अब कौन से भागों में बांटा है मैं आप लोग को भी बताता हूँ। मनुष्य के दो आर्थिक क्रियाओं, एक आर्थिक क्रिया, एक गैर आर्थिक क्रियाओं। आर्थिक क्रियाओं में मतलब है कि भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपार्जन के लिए जानने वाली क्रियाओं से है। उदाहरण के लिए, यदि कोई औरत, देखो आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक में क्या होता है? गैर आर्थिक में भौतिक साधनों का प्राप्ति के लिए जो काम करता है वही हो गया आर्थिक क्रिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जो एक औरत है वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही है, तो ये अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। अगर वो अपने एक जॉब करके अपने बच्चे को पालन पोषण कर रही है, तो इसका जो है वो अर्थशास्त्र में पढ़ा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक कल्याण। भौतिक साधनों का मतलब है जो जॉब करके अपने बच्चे को पालन पोषण करे, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब 4 नंबर, अर्थशास्त्र समाज में रहने वाले सामान्य एवं वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन करता है। यानी कि इसका मतलब मार्शल का कहना है ना, जो समाज में रहते हैं, सामाजिक जो आदमी जुड़े रहते हैं, सामान्य जीवन से जीते हैं, वास्तविक यानी कि रियल मनुष्य, जो रियल का मनुष्य है, यानी कि जो साधु वाधु रहते हैं वो तो जंगल में चले जाते हैं, उनको तो धन से कोई मतलब नहीं रहता। और कोई पागल भी रहता है, तो पागल को भी धन से मतलब नहीं रखता। तो ऐसे आदमी को, ऐसे समाज में जो रहते हैं
उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाएगा। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जो समाज से मतलब रखते हैं, जो समाज में रहकर पैसे कमा कर मतलब अपने बच्चे को लालन पोषण करते हैं, ऐसे आदमी को ही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा। अब 5 नंबर में क्या बोलते हैं, संपत्ति केवल साधन है, साध्य नहीं। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने संपत्ति को साध्य एवं साधन दोनों मान लिया था, किंतु मार्शल के अनुसार संपत्ति केवल साध्य मात्र है, साध्य नहीं। यानी कि जो संपत्ति केवल साध्य, मतलब संपत्ति जो है वो साध्य है, उसका वहीं पे खत्म हो जाता है इंड, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। वास्तव में संपत्ति अर्जित करने वाले मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। अब 5 नंबर, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव कल्याण से संबंधित है, किंतु कल्याण की वृद्धि भौतिक एवं अभौतिक साधनों से होती है, जैसे खाना, कपड़ा, मकान आदि भौतिक साधन है एवं सत्संग, चिकित्सा जैसे अभौतिक साधन है। लेकिन मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का सभी साधनों का संबंध ना होकर केवल भौतिक साधनों से है, अर्थात अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। मार्शल की परिभाषा, जैसे मार्शल जो थे वो एडम स्मिथ का परिभाषा को बहुत सारे खामियां खोजे, उसी तरह मार्शल की परिभाषा का भी खामियां खोजा गया है। उसकी आलोचनाएं बहुत सारे निम्नलिखित हैं, तो मैं एक एक करके उसका भी बताता हूँ आप लोग को। फर्स्ट नंबर, अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है और इसका संबंध अभौतिक साधनों से ना होकर केवल भौतिक साधनों से है। यानी कि मार्शल जो कहते थे वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल बोलते थे भौतिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, अब भौतिक कल्याण इसमें नहीं लिया जाएगा। लेकिन दूसरे जो अर्थशास्त्री जो थे वो आलोचनाएं किए कि ऐसा नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध केवल अब भौतिक साधनों से जोड़ना वास्तव में इसके अध्ययन के क्षेत्र को सीमित कर देना है, क्योंकि अभौतिक क्रियाएं इसके क्षेत्र से बाहर हो जाती है। प्रो रॉबिन के अनुसार क्रियाएं चाहे भौतिक हो या अभौतिक, सभी का अध्ययन अर्थशास्त्र में होना चाहिए, ऐसा बोले हैं कौन, रॉबिन्स। मार्शल जो थे वो क्या बोलते हैं, मार्शल बोले थे ना अर्थशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ भौतिक कल्याण का विज्ञान है, लेकिन अभौतिक कल्याण विज्ञान नहीं, मतलब अभौतिक जो है कल्याण वो नहीं पढ़ा जाएगा अर्थशास्त्र में, ऐसा मार्शल का कहना था। लेकिन जो रॉबिन्स है वो बोले कि अभौतिक रहे या भौतिक रहे, दोनों अर्थशास्त्र में ही अध्ययन किया जाएगा। क्रियाओं का आर्थिक एवं गैर आर्थिक वर्गीकरण सही नहीं है। अब देखो गैर गैर आर्थिक जो था वो भी गलत बताया गया। अब ये इसका क्या गलत बताया ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मार्शल ने अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को रखा है, उनके अनुसार गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें नहीं होता। मार्शल जो थे वो गैर आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते मतलब अर्थशास्त्र में गिनते ही नहीं थे, और दूसरे अर्थशास्त्र जो बोले वो ये ऐसा मानना गलत है। जो धन से संबंधित क्रियाएं हैं उन्हें आर्थिक तथा उनका धन से कोई संबंध नहीं, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाएं का समावेश करना सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक क्रिया का एक आर्थिक पहलू होता है। जब भी सीमित साधन एवं असीमित साध्य का संयोग होता है तो आर्थिक पहलू की उत्पत्ति हो जाती है। उसके अलावा एक ही क्रिया एक जगह आर्थिक तो दूसरी जगह गैर आर्थिक हो जाती है। जैसे शिशु का दूध पिलाने का क्रिया, यदि औरत माँ के रूप में दूध पिलाती है तो वह गैर आर्थिक तथा आय के रूप में दूध पिलाती है, तो क्रिया आर्थिक हो जाती है। इस प्रकार क्रियाओं का भी विभाजन वैज्ञानिक नहीं है। 3 नंबर, भौतिक एवं अभौतिक कल्याण के बीच स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता। यानी कि मार्शल जो बोलते थे भौतिक एवं अभौतिक कल्याण, सिर्फ और सिर्फ भौतिक कल्याण को ही अर्थशास्त्र में पढ़ा जा सकता है और अभौतिक को नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री जो थे वो आलोचना किया कि भौतिक अभौतिक दोनों ही ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र में एक ही चीज़ पढ़ा जा सकता है, वो भौतिक, दोनों पढ़ना चाहिए, अभौतिक और भौतिक दोनों। अब आगे 4 नंबर,
अर्थशास्त्र को सामाजिक, मनुष्य तथा सीमित रखना गलत है। अर्थशास्त्र जो मार्शल बोले थे ना, सामाजिक, जो समाज से जुड़े होंगे और जो समाज में रहकर ही पैसा कमा रहे हैं, ऐसा लालन पोषण कर रहे हैं, ये सब आदमी ही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा और बाकी को नहीं। तो ऐसा मानना भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे पागल लोगों को भी मतलब ऐसा मानना था ना, पागल आदमी को गिना नहीं जाएगा सामाजिक में, मतलब अर्थशास्त्र में। तो ऐसा नहीं है, सबको एक बराबर मतलब अध्ययन किया जाएगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र का कल्याण से संबंधित नहीं है। कल्याण, प्रो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का कल्याण से कोई संबंध नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनमें कल्याण के बदले मनुष्य का अकल्याण होता है, फिर भी हम अर्थशास्त्र में उनके अध्ययन को सम्मिलित करते हैं, जैसे शराब एवं अफीम का उत्पादन। इन वस्तुओं का भी उत्पादिता मिलती है तथा आवश्यकता की पूर्ति होती है। मतलब जो शराब है वो तो इसमें नहीं गिना जाएगा अर्थशास्त्र में, लेकिन रॉबिन्स बोलते हैं वो भी एक तरह का साध्य ही है अर्थशास्त्र में, उसको भी गिना चाहिए।